नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। थोड़ा सा देर में ला रहा हूं ये वीडियो, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री जी, 2 अक्टूबर 1904 को इनका हुआ जन्म। आज इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी और हम लोग अपने देश की आज़ादी के लिए इनके शुक्रगुजार हैं। साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो लीडरशिप की जरूरत थी हमारे देश को, वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमको दी। कहीं ना कहीं उस समय पे जो इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी वो इतनी बड़ी नहीं हुई थी। हम लोग इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली एडवांस थे नहीं। हमारे चारों तरफ दुश्मन थे, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, यूएसए, सोवियत जैसी कंट्रीज। सोवियत के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, बट कहीं ना कहीं सोवियत और दुनिया के सामने हम लोग एक कमजोर नेशन थे। तो कैसे इस कमजोर नेशन को एक स्ट्रांग नेशन की तरफ लेके जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी, इसको देखेंगे। तो सारी इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है लाल बहादुर शास्त्री जी से रिलेटेड, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात हो, चाहे वो आप फॉरेन पॉलिसीज की बात कह लीजिए, चाहे पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई जहां पे ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ तो उसकी बात हो, इनकी हेरिटेज क्या है, इंडिपेंडेंस में कैसे एंट्री मारी इन्होंने, इंडिपेंडेंस एक्टिविटी में कैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपकी जेन्युइन क्वेरीज होगी मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं अगर मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आपको, मतलब आप मेंबर बन लीजिए, आपको मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब देखिए, बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की मना रहे 2 अक्टूबर को। साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी को नहीं भूलना चाहिए। भाई ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, स्टेट्समैन थे और देश के दूसरे प्रधानमंत्री। इनका नारा था जय जवान जय किसान, और इस नारे को आज भी लोग याद करते हैं। और जिस समय पे नारा दिया गया था उस समय पे लाल बहादुर शास्त्री जी की इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट हो गया था वो इस नारे से पता चलता है। जय जवान जय किसान, यानी एक तरफ बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ रहे हैं हमारे देश की आजादी को बचाने के लिए, दूसरी तरफ हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं हमारे देश के लोगों को खाना खिलाने के लिए। और खास बात दोस्तों ये थी कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी की पब्लिक लाइफ थी बहुत सिंपल थी। कहीं ना कहीं उनकी पब्लिक लाइफ ऐसी थी कि वो कॉमन मैन के साथ कनेक्ट करते थे। ये चीज उन्होंने महात्मा गांधी जी से सीखी थी। महात्मा गांधी जी का जो रहन सहन था, जो पहनावा था, जो खान पान था, वो देश के बाकी नागरिकों जैसा था। और कुछ कुछ ऐसा ही लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ है। बहुत ही हम्बल इंसान, सॉफ्ट सोकन इंसान। ये प्राइम मिनिस्टर बने कब? मई 1964 में, जब अनफॉर्चुनेटली हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, पहले प्रधानमंत्री जी की डेथ हो गई थी। खासकर ये जो चाइना वॉर वाला डिबैकल हुआ था उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नेहरू साहब की तबीयत काफी खराब हो गई थी। बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और भारत के आजाद होने के बाद भी जब भारत का पहला कैबिनेट बना तो लाल बहादुर शास्त्री जी को काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज मिले थे, होम अफेयर्स, रेलवेज। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में। कुछ और भी बातें हैं इनके बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानी, जैसे कि 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ उस समय कंट्री के सामने बहुत सीवियर फूड स्कार्सिटी आई। उस समय पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी तनख्वाह लेना बंद कर दिया और पूरे देश को नारा दिया कि आप खाना एक टाइम का स्किप करिए एक हफ्ते में। उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। 1962 में दोस्तों आपको याद होगा हम लोग चाइना से जंग हार गए थे। 1962 के बाद जो पाकिस्तान था उसको ऐसा लगा था कि यार ये इंडिया ऑलरेडी चाइना से हार रखा है, तो ये अभी कमजोर है, हम इस पे अटैक करके आराम से जीत सकते हैं। तो पाकिस्तान ने कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी। ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में अगर आपने ना पढ़ा हो तो जाके पढ़िए, कभी मौका मिला तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। कश्मीर में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके के रिवॉल्ट को शुरू करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। जब लाल बहादुर शास्त्री जी को इसके बारे में पता चला, इन्होंने एक ऑन स्लॉट मारा वेस्ट पाकिस्तान पे, और जो लाहौर था ना वो इंडिया की आर्टिलरी और बॉम्ब की रेंज में आ गया। कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान को बैक ट्रैक करना पड़ गया, बहुत जाने गई। बट कहीं ना कहीं उस समय पे जो पाकिस्तान की गलती थी, जो पाकिस्तान की भूल थी कि इसको लग रहा था कि इंडिया कमजोर हो गया 1962 के चाइना वॉर के बाद, उस पूरी की पूरी इमेज को बदल के रख दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ट्रेमेंडस इंटीग्रिटी थी, बहुत ही आप कह सकते हैं ऑनेस्ट मैन। मैं आपको बता दूं, जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमको आजादी दिलाई थी ना उसको आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस से कंपेयर मत करिएगा। उस इंडियन नेशनल कांग्रेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसी लीडरशिप से कभी भी उस इंडियन नेशनल कांग्रेस को आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस से कंपेयर मत करिए, वो अलग ही थी। तो अगर आज कोई ये बोलता है खड़े होकर कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये गलत किया वो गलत किया, हमेशा याद रखिएगा ये वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसने हमको आजादी दिलाई थी। लेकिन कभी भी उसको आज की से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि आज के इंडियन नेशनल कांग्रेस में
वो लीडर्स नहीं है जो उस समय पे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के टेन्योर की और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जब ये रेलवे मिनिस्टर थे और रेलवे एक्सीडेंट हो गए, इनफैक्ट 2 रेलवे एक्सीडेंट हुए थे इनके दौरान, तो उन्होंने दोनों बार अपनी रेलवे मिनिस्टर की पोस्ट पर से रिजाइन कर दिया था। जब 1965 की जंग चल रही थी और पूरे देश में फूड स्कार्सिटी हो रही थी, तो उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। जंग में लड़ने वाले जवानों का मोराल बढ़ाने के लिए और गांव में खेती करने वाले किसानों का मोराल बढ़ाने के लिए, जो पूरे देश को खाना प्रोवाइड करते हैं, और पूरे देश ने इनके इस नारे को सपोर्ट किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने व्हाइट रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। पूरे देश में कैंपेन चलाया गया हमारी मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अमूल मिल्क कोऑपरेटिव की स्थापना की आनंद गुजरात में, और बाद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा। इंडिया के फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आप सोचिए, व्हाइट रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शास्त्री जी का। फिर आप देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एकदम से फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो शुरू हुआ, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के टेन्योर के दौरान ही शुरू किया। इनके फादर का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, इनकी माता जी का नाम था राम दुलारी देवी। मुगल सराय बिहार में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। इनकी पढ़ाई हुई थी ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज और हरीशचंद्र हाई स्कूल से, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था 1920 में, और 1904 में इनका जन्म हुआ था। तो जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए होंगे, केवल 16 साल की उम्र होगी। अब आप सोचिए 16 साल की उम्र में कितना ही दिमाग होता है एक बच्चे में, लेकिन तब भी उनको ये चीजें समझ में आने लगी थी। मुजफ्फरपुर में जो हरिजन्स हैं, उनके बेटरमेंट के लिए उन्होंने काम किया, और बाद में उन्होंने देखा कि जो कास्ट सिस्टम के नाम पे हिंदू सोसाइटी को तोड़ के रखा गया है, और ये जो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को दबाते हैं, तो इन्होंने अपने नाम के आगे से श्रीवास्तव ही हटा दिया। इन्होंने बोल दिया, मतलब अपने आप को ये अपर कास्ट फिर डिस्प्ले ही नहीं करना चाहते थे। इनके जो ख्यालात थे वो बहुत हद तक स्वामी विवेकानंद जी, गांधी जी और एनी बेसेंट जी से इन्फ्लुएंस थे। गांधी जी से बहुत ज्यादा आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस थे। गांधी जी से तो दोस्तों देखिए, हमारे देश के जितने भी लीडर्स हैं इन्फ्लुएंस थे। गांधी जी का तो ऑरा ही अलग है। अरे पूरी दुनिया लोहा मानता है गांधी जी का। बिना लड़ाई किए, बिना एक लाठी चलाए, बिना गाली दिए, सिर्फ एक डंडा लेके चल के, एक छोटा सा चश्मा पहन के, गांधी जी ने दुनिया के सोचने के तरीके को बदल दिया, और पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। क्या कोई कर पाएगा वॉयलेंस से जो गांधी जी ने बिना वॉयलेंस के कर दिया? और कहीं ना कहीं गांधी जी के आइडिया से लाल बहादुर शास्त्री जी भी अफेक्टेड थे। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को इन्होंने 1920s में ज्वाइन कर लिया। बाद में सर्वेंट ऑफ द पीपल्स सोसाइटी लोक सेवा मंडल के भी प्रेसिडेंट रहे, जिसको लाला लाजपत राय और कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रोमिनेंट पोजीशंस भी रही हैं इनके पास। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिव मेंबर बने लाला लाजपत राय, ये लाल बहादुर शास्त्री जी, सॉरी लाला लाजपत राय गलती से निकल गया। 1928 में शास्त्री जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिव मेंबरशिप में आ गए। 2.5 साल के लिए इनको जेल में भी डाला गया था। इन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ यूपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की तरह भी काम किया 1937 में। 1940 में इनको 1 साल के लिए प्रिजन में डाल दिया गया, चूंकि इंडिविजुअल सत्याग्रह की जो कॉल थी महात्मा गांधी जी को, इन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया का आप कह सकते हैं कॉल दिया, क्विट इंडिया, और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो गई 8 अगस्त 1942 को। आप देखोगे शास्त्री जी जो आप कह सकते हो कि तुरंत ही निकल के आए थे 1 साल प्रिजन काटने के बाद। आप सोचिए 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ, इनको जेल में डाल दिया गया। आप सोचिए क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ 8 अगस्त 1942, और उससे थोड़ा पहले ही शास्त्री जी जेल से बाहर निकल के आए थे। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट पे प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हुए। यूनाइटेड प्रोविंसेस में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरह ये इलेक्ट हुए 1937 में और 1946 में। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आज का उत्तर प्रदेश। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। इसलिए जब हमारा देश आजाद होगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कैबिनेट बनेगा, बाद में जो सेंट्रलाइज पार्टी का कैबिनेट बनेगा, उसमें काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी जाएंगी लाल बहादुर शास्त्री जी को। और इनकी नेशनलिस्टिक एम्बिशंस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, जबरदस्त नेशनलिस्ट थे ये। नेहरू जी की जब शुरुआत में जो पॉलिसी आई, इनकी सोशलिस्ट इकोनॉमी पॉलिसी थी। सेंट्रल पार्लिंग के साथ इन पॉलिसीज को सपोर्ट किया शास्त्री जी ने। सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बढ़ के इकोनॉमी के फील्ड में एक्ट करके लोगों की मदद करने की कोशिश करेगी। जो प्लानिंग होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी। बहुत ज्यादा जो ताकत है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को नहीं दी जाएगी। इस चीज को सपोर्ट किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने।
व्हाइट रेवोल्यूशन को इन्होंने प्रमोट किया, एक नेशनल कैंपेन चलाया जिससे प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क को बढ़ाया जा सके। अमूल मिल्क कोऑपरेटिव ऑफ आनंद गुजरात को इन्होंने सपोर्ट किया और बाद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी बना इनके एफर्ट की वजह से। 31 अक्टूबर 1964 को इन्होंने इनॉग्रेट किया कैटल फीड फैक्ट्री ऑफ अमूल एट कंजारी, आनंद गए थे ये इसके लिए। काफी डिस्कशंस भी किए इन्होंने वर्गीस कुरियन के साथ। वर्गीस कुरियन जी हमारे जनरल मैनेजर थे उस समय पे कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड अमूल के। और आप जानते हैं कि वर्गीस कुरियन जी को सृजक हैं आपके व्हाइट रेवोल्यूशन के। वर्गीस कुरियन जी को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। एक ऑपरेशन फ्लड था, ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 1970 को। यह दुनिया का लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का यह प्रोग्राम था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी आनंद गुजरात में 1965 में। ओके, इसके थ्रू एक रेवोल्यूशन आया जिसको बोला गया व्हाइट रेवोल्यूशन। उसके चलते हमारे देश में जो दूध का प्रोडक्शन है वो बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से आगे बढ़ा। और जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के 1965 में, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एनडीडीबी का चेयरमैन किसको बनाया? वर्गीस कुरियन जी को। उसके बाद जब देश में क्रॉनिक फूड शॉर्टेज हुई, जब खाना कम होना शुरू किया, तो शास्त्री जी ने कॉल की लोगों से बोला शास्त्री जी ने कि आप एक समय का मील स्किप करिए ताकि वो अफेक्टेड पॉपुलेशन जिसके पास खाना नहीं पहुंचा पा रहा है, हम उसके पास खाना पहुंचा पाए। और देश को ये कॉल देने से पहले सबसे पहले शास्त्री जी ने इस सिस्टम को अपनी फैमिली में इंप्लीमेंट किया और उसके बाद देश को कॉल की। और भैया रिस्पॉन्स जबरदस्त था। रेस्टोरेंट और खाने की जो दुकानें थी वो तक बंद हो गई मंडे शाम को। बोला जाने लगा शास्त्री व्रत। 22 दिन की जंग हुई पाकिस्तान के साथ 1965 में। और इसके दौरान ही 19 अक्टूबर 1965 को शास्त्री जी ने जो नारा दिया वो था जय जवान जय किसान, हेल द सोल्जर हेल द फार्मर। कहां पे दिया? उर्वा इन इलाहाबाद में, जो एक नेशनल स्लोगन बन गया। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो आपको पता ही है कि कभी भी फीड ग्रेन की कमी नहीं हुई हमारे देश में, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में। और अब तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन को नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाने में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, तभी नेशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोर्ड एक्ट भी पास हुआ। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी सेटअप किया गया अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1964। आप देखेंगे नेहरू जी की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की। नेहरू जी की पॉलिसी को लागू करना चाहते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, लेकिन नेहरू जी की मृत्यु हो गई 1964 में और सिनो इंडिया वॉर हो चुका था 1962 में। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भी हम जंग लड़ ही रहे थे। तो शास्त्री जी को यह समझ में आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना और पाकिस्तान का जो खतरा है वो बहुत रियल है, इसलिए कंट्री के डिफेंस को बढ़ाने की जरूरत है। और शास्त्री जी को यह भी समझ में आया कि चलिए हमारी जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है ये पॉलिसी सही है, बट कहीं ना कहीं हमें अपने एक्सटर्नल जो भी हमारे इंटरेस्ट है इनको सेफगार्ड करने के लिए कुछ अलायंसेस तो बनाने ही पड़ेंगे। तो सोवियत के साथ जो रिश्ते थे वो बहुत तेजी से बढ़ाने शुरू किए। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक अकॉर्ड साइन किया श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर सिरिमाओ बंदर नायके जी के साथ, जिसको बंदर नायके शास्त्री पैक्ट भी बोला गया, जिसके चलते 6 लाख इंडियन तमिल्स को इंडिया में वापस भेजा गया और 3,75,000 इंडियन तमिल्स को श्रीलंका की सिटीजनशिप दी गई। कहीं ना कहीं श्रीलंका ने इंडिया को एश्योरेंस दिया कि हाँ भाई हम तमिल कम्युनिटी का ध्यान रखेंगे श्रीलंका के अंदर। हालांकि वो बाद में बहुत प्रॉब्लम हुई है श्रीलंका में, वो एक अलग इशू है। बर्मा के साथ इंडिया के रिलेशन काफी खराब हो गए थे। 1962 में एक मिलिट्री काउप हो गया था बर्मा ने, और उस समय पे बर्मा ने 1964 में बहुत सारी इंडियन फैमिलीज को वापस भेज दिया था जबरदस्ती निकाल के। लेकिन बाद में दिसंबर 1965 में शास्त्री जी फिर से बर्मा जाएंगे और वहां पे जाके अच्छे रिलेशन स्थापित करेंगे, क्योंकि शास्त्री जी को यह पता था कि जो हमारी दो फॉरेन कंट्रीज हैं चाइना और पाकिस्तान, ये हमारी तरफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। तो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज के साथ हमको एक अच्छे रिलेशन बनाने की जरूरत है। 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, पाकिस्तान के मिलिटेंट्स और पाकिस्तान के सोल्जर्स जो कश्मीर रीजन था उसके अंदर घुसने लगे। कश्मीर की जो आवाम थी उसको भड़काने लगे, एक सिंपैथी लाने लगे उनके अंदर कि आप इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिवॉल्ट कर दो। इस चीज को तोड़ने के लिए इंडिया ने एक फुल स्लॉन अटैक कर दिया आपका वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर। और आप देखिए ऑलमोस्ट पाकिस्तान सिटी जो लाहौर थी वो आर्टिलरी और मोटर फायर के अंदर आ गई थी। आप अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को देखोगे तो बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है लाहौर।
अपने प्राइम मिनिस्टरशिप की टेन्योर के दौरान शास्त्री जी सोवियत यूनियन, यूगोस्लाविया, इंग्लैंड, कनाडा, नेपाल, इजिप्ट, बर्मा गए। अयूब खान प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के। अयूब खान कोई बहुत दूध के धुले आदमी नहीं थे, बहुत ही एंटी इंडिया थे, लेकिन अयूब खान खुद रिसीव करने गए थे अक्टूबर 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी को एक इनफॉर्मल मीटिंग में। और क्या ही रिसीव करना, अक्टूबर 1964 में मीटिंग हुई और फाइनली देखिए 1965 में एक जंग हो गई। फाइनली सीज फायर डिक्लेयर किया गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब 1965 की जंग खत्म हुई। और लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान का जो लीडर था अयूब खान, ये दोनों लोग ताशकंद में मिले और वहां पे एक पीस एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको बोला गया ताशकंद डिक्लेरेशन 10 जनवरी 1966। जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज थी, 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया और 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई ताशकंद उज्बेकिस्तान में। इनकी मृत्यु के बाद जो चीजें निकली है ना, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। कभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल रीजन इशू नहीं किया इनकी डेथ का। मीडिया भी इनकी मृत्यु पे हमेशा शांत रही है। इनको हमेशा ही एक नेशनल हीरो माना गया। इनके लिए विजय घाट मेमोरियल स्थापित किया गया। ताशकंद में भी इनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया। कभी अगर आप उज्बेकिस्तान घूमने जाओगे तो आप वहां जाके वो मेमोरियल आपको देखिएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि कभी भी हम ये नहीं जान पाए कि एक्चुअली में जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई क्यों। और ये एक ऐसा वजह था कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हैं और कहीं ना कहीं इस एक वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने लाइफ टाइम में जो कुछ भी किया उसको आज की डेट में इतना याद नहीं किया जाता। इनको इनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज की डेट में इंडिया में आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका सपना है एक एकेडमी पहुंचने का जो कि आपकी मसूरी में है, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी खोला गया है दिल्ली में, किसके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है इंडिया का। शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट है जो कि शास्त्री जी की वजह से खोला गया था। एक्चुअली शास्त्री जी के नाम पे, चूंकि शास्त्री जी ने स्कॉलरली एक्टिविटी को प्रमोट किया था इंडिया कनाडा के बीच में, इसलिए इस इंस्टीट्यूट को शास्त्री जी का नाम दिया गया। 2011 में शास्त्री जी की 45वीं डेथ एनिवर्सरी पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शास्त्री जी का जो एंसेस्ट्रल होम था रामनगर वाराणसी में, इसको रेनोवेट करके एक बायोग्राफिकल म्यूजियम में बदला और शास्त्री जी की एक फोटो टंगी हुई है सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया में। शास्त्री जी का जो टेन्योर था वो स्मूथ नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। इनके टेन्योर के दौरान तमिलनाडु में लैंग्वेज को लेकर वायलेंस हुआ, उड़ीसा में वायलेंस हुआ, केरला में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, उत्तर प्रदेश में भी प्रॉब्लम्स हुई, पंजाब में एक अलग देश बनाने की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, कश्मीर का रीजन बहुत हद तक डिस्टेबलाइज हो रहा था पाकिस्तान की एक्टिविटी की वजह से। कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में भी शास्त्री जी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो था नॉन अलाइंड मूवमेंट को लेके। चाइना और पाकिस्तान की एक्टिविटीज के चलते जो नॉन अलाइनमेंट वाला स्टैंस था इंडिया का, उसको शास्त्री जी ने बहुत हद तक बदलने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फॉरेन अफेयर्स में नेपाल के साथ शास्त्री जी ने अपने रिलेशंस को अच्छे करने की कोशिश की, श्रीलंका के साथ अच्छे करने की कोशिश की, म्यांमार के साथ अच्छे करने की कोशिश की। एक्चुअली में चाइना और पाकिस्तान के अलावा नेबरहुड्स बहुत ज्यादा पीसफुल और स्टेबलाइज रहे, ये कोशिश थी शास्त्री जी की। शास्त्री जी की एक बहुत बड़ी हेरिटेज है। शास्त्री जी ने हमारे देश में इकोनॉमी के साथ साथ एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया। उनका ये मानना था कि जब देश के लोग अगर भूखे रहेंगे, उनकी जेब में खाना, उनके पेट में अगर खाना नहीं गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे वो, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, like most in his time he rose humbly from the provinces in national politics and carried his conviction from his faith in people, their constitution and representation. Crucially, he remained modest in both his personal probability and policy making and was not invested solely in the occupancy of his life। overall जो इंटीग्रिटी थी, जो ऑनेस्टी थी शास्त्री जी की, उन्होंने इस चीज ने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया इंडिया का। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो एक डिबेट चली थी कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन। उस समय पे शास्त्री जी को ये जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था वो इसलिए से बनाया गया था उनकी ऑनेस्टी की वजह से और देश के प्रति उनके समर्पित होने की वजह से। तो आज के दिन हम शास्त्री जी को याद करते हैं। हमें हर उस इंसान को याद करना है जिसने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। एज अ यंग जनरेशन ऑफ इंडिया हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने नेशनल हीरोज को याद रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट